1998 से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद छात्र बन गए हो? समय के हिसाब से हमें उसी तरीके से एडजस्ट होना पड़ता है और मैं समझता हूँ कि हम बच्चों को इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। आपके लिए सम्मान मिलना बड़ी बात है या फिर किसी बच्चे की मेहनत? जब भी मैंने कभी स्टेट अवार्ड के लिए नहीं काम किया कि मुझे स्टेट अवार्ड, मैंने हमेशा जो है अपना जो मेरा समय है, मेरा पर्सनल टाइम है, मैंने पर्सनल टाइम को बच्चों की फेवर के लिए मैंने उसका यूटिलाइज किया है। आजकल के बच्चों को तो हम प्यार से डांट भी नहीं सकते। एज ए टीचर ये चीज़ कैसे देखते हैं आप? मैं भी लगभग 28 सालों से बच्चों को +1 और +2 को पढ़ा रहा हूँ। तो जो पहले का समय था उसमें हम बच्चों को बोल भी सकते थे, साथ साथ उनको थोड़ा सा हल्का सा डांट के साथ उनको थोड़ा सा मारपीट भी डंडे से कर सकते थे, हल्का सा, मैं ये समझता हूँ। लेकिन हम कह सकते हैं कि अथॉरिटेरियन और परमिसिव टीचर होने की बजाय हमें अथॉरिटेटिव टीचर्स बनने की बहुत ज़रूरत है। कि आजकल AI ChatGPT का दौर है, ये पल आपको सुकून देते हैं या आपके लिए एक नया चैलेंज होता है? यस, आपने जिक्र किया कि डिजिटल लिटरेसी के टाइम पे, और ये हमारे लिए मेरे लिए सुकून भी है और साथ साथ चुनौती भी है। सुकून इन द सेंस कि मैं जितना मुझे आता है मैं बच्चों को अच्छे तरीके से, जब मैं उनको अपनी बात को रख सकता हूँ अपने बच्चों के बीच में, मुझे सुकून देता है। चुनौती उस तरीके से बन जाती है जब जो चीज़ें, क्योंकि हमारा टाइम, पुराने टाइम के समय जो है उस तरीके से कंप्यूटर्स जो है उनका अभाव था। और संस्थाओं बीच में मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश जो है चंडीगढ़ में है, 5 स्टेट के लेक्चरर थे वहाँ पर, और मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था विभाग की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे 2010 में भी यहाँ पर मतलब जो उस तरीके से मैं सोचता था कि हम क्या, वो वक्त आएगा कि हम भी ये LED और इनके प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट एक बार फिर से बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम हिमाचल प्रदेश के शिक्षा को लेके बड़ी सारी बातें करने वाले हैं दिलीप वर्मा जी के साथ। इन्होंने बड़ी सारी बातें हमारे साथ पॉडकास्ट में साझा की है। हिमाचल प्रदेश का शिक्षा स्तर आने वाले वक्त में कैसा हो, AI के साथ कैसे हम आज की शिक्षा को रिलेट करें, खासकर प्राथमिक स्तर की शिक्षा को, बड़ी सारी बातें इनके साथ हम आज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये पॉडकास्ट। सर नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1998 से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद छात्र बन गए हो? अनिल जी, मैं बताना चाहूँगा कि समय के हिसाब से हमें उसी तरीके से एडजस्ट होना पड़ता है और मैं समझता हूँ कि हम बच्चों को इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। हमें जिस तरीके से बच्चा जो है अपना पीयर ग्रुप की तरह जिस तरीके से पीयर ग्रुप से सीखता है, उसी तरीके से मैं भी कई बार ये सोचता हूँ कि बच्चों की तरह मैं भी उसी तरीके को अपने आप को एडजस्ट कर लूँ। जी। यस। आपने उस दौर में भी बच्चों को पढ़ाया जब जी। किताबें ही सब कुछ हुआ करती थी। जी। आज तो हमारे मोबाइल फोन में क्लासरूम है, एक क्लिक पे क्लासरूम है। जी। ये बदलाव एक टीचर के लिए अच्छी बात है या फिर चैलेंज है? मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा समय था उस टाइम पे जो किताब ही सब कुछ हुआ करती थी, वास्तव में जो एक बदलाव है ये कुदरत का एक लंबा प्रोसेस है और उसके हिसाब से हमें चलना बहुत ज़रूरी है, उस तरीके से हमें एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो डिजिटल लिटरेसी है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी डिजिटल लिटरेसी को काफ़ी इम्फेसाइज किया गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम किताब तक ही सीमित रहेंगे तो हम अपने बच्चों को जो है कंपटीशन है उसमें उस तरीके से उनको उस योग्य नहीं बना पाएंगे जिस तरीके की आज जो बच्चा पार्टिसिपेट करना है सोसाइटी में या समाज में। यस।
हमारा टाइम ऐसा था सर, मैं अपनी बात करूँ, Yes. टीचर्स तो हमें बहुत मारते थे, हमारे भले के लिए डांटते थे वो, मतलब सपने में आते थे हमारे कि भाई इन टीचर ने हमें होमवर्क दिया, अगर नहीं किया तो अगले कल फिर धुलाई होने वाली है हमारी। जी। आजकल के बच्चों को तो हम प्यार से डांट भी नहीं सकते। एज ए टीचर ये चीज़ कैसे देखते हैं आप? अनिल जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने समय के साथ बताया कि कई बदलाव हो चुके हैं। मैं भी लगभग 28 सालों से बच्चों को +1 और +2 को पढ़ा रहा हूँ। तो जो पहले का समय था उसमें हम बच्चों को बोल भी सकते थे, साथ-साथ उनको थोड़ा-सा हल्का-सा डांट के साथ उनको थोड़ा-सा मारपीट भी डंडे से कर सकते थे, हल्का-सा, मैं ये समझता हूँ। लेकिन हम कह सकते हैं कि अथॉरिटेरियन और परमिसिव टीचर होने की बजाय हमें अथॉरिटेटिव टीचर्स बनने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आज का समय जो है कि बच्चों को हम किसी भी हद तक ना उनको पीटना तो दूर की बात है, लेकिन हम उनको बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स और सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है। तो मैं समझता हूँ कि समय के साथ-साथ काफ़ी बदलाव है। तो टीचर्स के ऊपर भी सर ये प्रेशर रहता है, क्योंकि जो कई कभार ऐसा भी होता है कि टीचर्स खुद थोड़ा बार-बार कोई चीज़ बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो वो एक अंदर से एक झल्लाहट सी होती है। जी। तो ऐसे में खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, इसके बारे में थोड़ा बताएँ? मैं बताना चाहूँगा अनिल जी कि जो घबराहट, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि जो हमें बच्चों को घबराहट होती है, तो हम कहना चाहेंगे कि हम उस तरीके का एटमॉस्फेयर बच्चों में तैयार करते हैं कि बच्चा जो है, डर जो है उसके अंदर डर ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमने बच्चों को उस तरीके से तैयार करना है कि हम तब तक टीचर जो है एक अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक बच्चा रेडीनेस टू लर्न, जब तक वो बच्चा जो है सीखने के लिए तैयार नहीं। अगर वो घबराहट पे होगा बच्चा, तो मैं समझता हूँ कि हम किसी भी तरीके से बच्चे को एक अच्छा नॉलेज इम्पार्ट नहीं करवा पाएंगे। और साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम कहते हैं कि जो एक स्किल्स होती है, जो एक टीचिंग प्रोफेशंस की जो स्किल है, एक्सप्लेनेशन स्किल्स है, या रीइंफोर्समेंट स्किल है, या स्टिमुलस वेरिएशन है, या डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच है, तो अनिल जी मैं समझता हूँ कि बच्चे को जो हमारा रीइंफोर्समेंट स्किल है, उसमें ज़्यादा इम्फेसाइज करते कि बच्चे को डर ना पैदा करके बच्चों को प्यार से हम पढ़ाएं, तो ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंसान का मूड जो है हर हिसाब से बार-बार चेंज होता है, एक जैसा वो नहीं रह सकता। बच्चों को बार-बार हम पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ हम समझा रहे हैं, सभी बच्चों का आईक्यू लेवल अलग-अलग होता है, सोच समझ का तरीका अलग होता है। किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, बार-बार हम उसको बता रहे हैं एज़ अ टीचर, कभी वो चीज़ आपके लिए एक झल्लाहट का काम करती है कि नहीं यार, इतनी इसके बच्चे के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, डाँट में इसको सकता नहीं, पीठ में इसको सकता नहीं। हालाँकि ये चीज़ें गलत है, सोसाइटी के साथ बदलाव भी ज़रूरी है, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, पर इन चीज़ों के साथ कैसे आप डील करते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपने क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से जो बच्चा है, वो सोसाइटी भी हमें ये नहीं चाहती, पेरेंट्स नहीं चाहते कि टीचर्स की तरफ से ये चीज़ कि कोई प्रॉब्लम आए, बच्चे को प्रेशराइज किया जाए। तो हम ये उसमें मेंशन करना चाहेंगे कि उसको बस एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर की बदौलत हम बच्चे को अच्छे तरीके से टीचिंग को इम्पार्ट कर सकते हैं। जी। और सर अभी हाल ही में आपको स्टेट अवार्ड भी मिला आपके कार्यक्षेत्र में, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको धन्यवाद। हमारी ओर से। धन्यवाद। आपके लिए सम्मान मिलना बड़ी बात है, या फिर किसी बच्चे की मेहनत, जिस बच्चे के साथ आप मेहनत करते हैं, उस बच्चे की मेहनत वो रंग लाती है, वो चीज़ आपको ज़्यादा खुशी देती है? मैं कहना चाहूँगा कि जो किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ी बात है, सम्मान से भी ज़्यादा उसके बच्चे जो है, बच्चे उसके आगे अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमने कहा कि 28 साल से पढ़ा रहा हूँ और बच्चे डिफरेंट फील्ड में अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं। जब बच्चे मुझे मिलते हैं, जैसे कई बच्चे जैसे मुझे मिलते हैं, कोई बच्चा जॉब कर रहा है, तो एक बच्चा भी IIT में उसकी सिलेक्शन हुई, IIT मुंबई में, और शायद वो अभी जॉब भी करने लग गए हैं। तो
इतनी खुशी मिलती है कि वो बच्चे जब रास्ता वहाँ से करके टीचर से मिलना है तो सबसे बड़ा सम्मान हमें वो होता है जब बच्चा जो अपनी मंजिल को, कई बच्चे मैं जो हमारे स्टूडेंट है कॉलेज के प्रोफेसर हैं या फिर लेक्चरर है या एक अच्छा बागवान है, तो सबसे बड़ा सम्मान है टीचर के लिए उसका जो स्टूडेंट है वो उसका जो स्टूडेंट है वो अपनी मंजिल तक पहुँच चुका है, तो सबसे बड़ा उसके लिए एक रिवार्ड है टीचर के लिए स्टेट अवार्ड की बजाय मैं समझता हूँ कि बच्चे की अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, वो सबसे बड़ा सम्मान है टीचर के लिए। स्टेट अवार्ड जब आपको मिलना था, इसके लिए क्या असाइनमेंट्स आपको मिले थे? किस तरह का नवाचार शिक्षा में हुआ? क्या कुछ बदलाव आपने अपने दौर में किए? अनिल जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मैंने कभी स्टेट अवार्ड के लिए नहीं काम किया कि मुझे स्टेट अवार्ड, मैंने हमेशा जो है अपना जो मेरा समय है, मेरा पर्सनल टाइम है, मैंने पर्सनल टाइम को बच्चों की फेवर के लिए मैंने उसका यूटिलाइज किया है। जी। कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेरा समय जो होता है मेरा स्कूल में कि किस तरीके से मैं बच्चे को अच्छा दे पाऊँ, और इसके लिए मुझे कई तरीके से कि मैं क्लासरूम, मैंने पहले भी बताया कि मैं क्लासरूम तक सीमित नहीं रहता हूँ, कि बोलते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कि बच्चे का सर्वांगीण जो विकास है वही एजुकेशन का एक मुख्य जो उद्देश्य है। तो आपने जैसे क्वेश्चन किए कि क्या क्या नवाचार रहे हैं, क्या क्या इनोवेशन, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्लासरूम के बाहर बच्चों को, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस है, मैं मैगजीन का भी आज की डेट में मैं 6 बार चीफ एडिटर रहा हूं मैगजीन का। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे कि बच्चों को वन एक्ट प्ले के लिए तैयार करवाना, या फिर बच्चों के लिए स्टेट लेवल यूथ पार्लियामेंट का भी पार्टिसिपेंट मेरी टीम रही है, और लगभग मैंने 6-7 बार मेरी टीम ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने, और आपने और इनोवेशन की बात की कि बच्चों में जो है उसमें जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको कैसे बाहर निकालना, टू रिलीज द लेटेंट पोटेंशियल या टू रिलीज द लेटेंट एंड अनस्प्राउटेड टैलेंट ऑफ यंग माइंड, मेरा ये बहुत बड़ा एक मकसद रहता है कि बच्चे की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना। और मैं अनिल जी, आपने और बातें इसके बारे में कि किस तरीके से, और मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बुक भी अपनी पब्लिश की है जिसमें कि 65 पोइम्स है, और मैंने जो कोविड के टाइम पे कि मैं हर मिनट अपने जीवन का जो है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहता हूँ। जी, यूथ पार्लियामेंट की आपने बात की। जब यूथ पार्लियामेंट का जिक्र होता है तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आगे आओ, अपनी बात रखना सीखो। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या ये बच्चों को कॉन्फिडेंस से भरपूर करती है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, जिस बच्चे की मैंने बात की, जो आईआईटी जिनकी सिलेक्शन हुई है, आईआईटी के इंजीनियर हैं, और उनके पास साइंस सब्जेक्ट था, मैं बॉयज स्कूल सोलन की बात करता हूँ, और बच्चे कॉमर्स के भी थे, साइंस के बच्चे भी थे, आर्ट्स के भी थे, क्योंकि बोलते हैं कि हम इंडियन है, हमें सबसे बढ़िया, हमें भारत के नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और मैं ये, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि बच्चों को किस तरीके से बाहर, और बच्चा जो है अपने तरीके से, तो वो बच्चे जो है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आज की डेट में भी वो जो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे साइंस स्ट्रीम के थे, चाहे कॉमर्स के या आर्ट्स स्ट्रीम के, तो वो आज की डेट में भी बोलते, सर हमें बात करने से या हमें 4 लाइनें हमें उनको प्रॉपर तरीके से शेयर करने में बहुत झिझक महसूस होती थी, लेकिन यूथ पार्लियामेंट का एक ऐसा मंच था, उनकी झिझक को उनको बिल्कुल उससे निजात दिला दी, और बच्चे बाहर आ गए, और आज की डेट में भी बच्चे बोलते हैं कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो मैं यही समझता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ हमने उनका बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। आज का जो बच्चा है, स्कूली बच्चा, वो सवाल बहुत ज़्यादा करता है। मतलब उनको लगता है कि शायद हम जानते हैं, क्योंकि आजकल एआई चैट जीपीटी का दौर है। ये पल आपको सुकून देते हैं या आपके लिए एक नया चैलेंज होता है? यस, मैं समझता हूँ समय के साथ साथ हमें जो है अध्यापक को उस तरीके से एडजस्ट होने की जरूरत है। पहले का दौर क्या था, आज किस तरीके से हम बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। आपने जिक्र किया कि डिजिटल लिटरेसी के टाइम पे, और ये हमारे लिए मेरे लिए सुकून भी है और साथ साथ चुनौती भी है। सुकून इन द सेंस कि मैं जितना मुझे आता है मैं बच्चों को
अच्छे तरीके से जब मैं उनको अपनी बात को रख सकता हूँ अपने बच्चों के बीच में, मुझे सुकून देता है। चुनौती उस तरीके से बन जाती है जब जो चीज़ें, क्योंकि हमारा टाइम, पुराने टाइम के समय जो है उस तरीके से कंप्यूटर्स जो है उनका अभाव था। और संस्थाओं बीच में मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश जो है चंडीगढ़ में है, 5 स्टेट के लेक्चरर थे वहाँ पर, और मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था विभाग की तरफ से। तो मैं संस्थाओं के उस टाइम पे 2010 में भी यहाँ पर मतलब जो उस तरीके से मैं सोचता था कि हम क्या वो वक्त आएगा कि हम भी ये एलईडी और इनके प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा पाएंगे, और वो वक्त आ गया। और हम आज के दौर पे जो है वो बच्चों को एक प्रोजेक्टर और एलसीडी एलईडी के माध्यम से जो है एजुकेशन को इम्पार्ट करते हैं। तो चुनौती किस सेंस में बन जाती है कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती है मैं बच्चों से भी सीखता हूँ। चाहे हम वीडियो एडिटिंग ऐप की बात करें, या हम बात गूगल्स की बात करें, गूगल मीट की बात करें, गूगल ड्राइव्स की बात करें, गूगल फॉर्म की बात करें, या गूगल कैलेंडर की बात करें, या गूगल सीट की बात, तो बच्चों से भी मैं सीखता हूँ। तो मुझे चुनौती भी बन जाती है और साथ साथ सुकून भी मिलता है, जो मैं बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन कैसे इम्पार्ट करूँ। अभी आपने लैंग्वेजेस की बात की। हमारे हिमाचल प्रदेश में आपकी रिसर्च के हिसाब से 130 लैंग्वेज लैब है। जिस स्कूल में आप अभी पढ़ा रहे हैं शायद वहाँ पे भी लैंग्वेज लैब है जी। तो जो ये एक लैंग्वेज बैरियर होता है, बैरियर इन द सेंस कि कई बच्चे जो हैं अंग्रेज़ी बोलने में हिचकिचाते हैं, वो कई बार हिंदी भी नहीं अच्छे तरीके से बोल पाते। हालांकि ये पुराने दौर की मैं बात बोल रहा हूँ, आज का दौर आगे बदल चुका है, लेकिन जिस तरह की लैब स्कूल में इस्टेब्लिश की जा रही है, बच्चों को लैंग्वेज सीखने में, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाने में इस तरह की लैब्स हेल्प करती हैं। जी, मैं समझता हूँ, मैं सबसे पहले अपने विभाग और अपनी हिमाचल सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि 130 स्कूलों में, लगभग 130 के करीब स्कूलों में लैंग्वेज लैब का कॉन्सेप्ट दिया है। और ये इसमें मैं समझता हूँ कि एक इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज को भी किस तरीके से हम उसकी प्रोनाउंसिएशन को, किस तरीके से हम उसका उच्चारण को सही मायनों में बच्चों तक पहुंचा पाएं, इसका मुद्दा एक मुख्य उसका उद्देश्य है। तो हमारा जो स्कूल है वहाँ पर भी लैंग्वेज लैब का ये जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया गया है। लैंग्वेज लैब का जो ये एक स्कूल जो एक विभाग की तरफ से ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो मेरा ये हालांकि मैं ये साथ कहना चाहूँगा कि हमने इसको इनॉग्रेशन इसकी जो होती है उसको भी प्रॉपर तरीके से कर दिया अपने स्कूल में। और साथ साथ मेरा एक मकसद है अनिल जी कि अपने स्कूल के साथ साथ में जो दूसरे स्कूल जो है उनको भी ये लैंग्वेज लैब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें जो है इतना डेप्थ में दे के रखी है। तो मैं समझता हूँ कि जो विभाग ने इस तरीके से हमें ये सुविधा हमें दी है, उसका इस रिसोर्स का प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज कर सके। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट स्कूल में दी जा रही है। तो अनिल जी मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से अच्छा उच्चारण कर सकते हैं। लैंग्वेज लैब बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा एक जरिया है बच्चों को सिखाने का। मेरा अपना सर एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार करता हूँ, बच्चों से भी मेरी बातचीत होती रहती है। क्या हम स्कूलों में बच्चों को सिर्फ अंकों तक ही सीमित रख पा रहे हैं, या उनके अंदर एक लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले भी अनुभव डाल पा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो है अंकों तक ही सीमित नहीं रख पाते हैं हम। उनको एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी बच्चों में डेवलप की जाती है स्कूलों में। जैसे कि हमने कहा कि जैसे करिकुलम है, करिकुलम में करिकुलर और को करिकुलर्स आती है। करिकुलर में तो पढ़ाई लिखाई आती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें कि हम बात करते हैं कि एनसीसी है, एनएसएस है, या फिर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, या कोई दूसरी और एक्टिविटीज़ है। तो इसमें ये ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो कि बच्चों में लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ है उसको डेवलप करती है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में इस तरीके के बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और बच्चा जो है
आगे उभर के आता है और अपने आप को प्रूव करता है। आपको क्या लगता है बच्चा कब अच्छा रूप से सीखता है, जब उसको हम टोक देते हैं या जब उसको हम बोलने की आज़ादी देते हैं स्कूल में? अनिल जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम उसको, मैं समझता हूँ कि जैसे हमने बात की थी शुरू में कि रीइंफोर्समेंट स्किल की बात की, अगर बच्चे को हमने शुरू में टोक दिया तो बच्चा आगे आने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हम उसको रीइंफोर्समेंट स्किल टीचर्स को सिखाई जाती है कि बच्चे को जो उसकी छुपी प्रतिभा है, हो सकता है उसको सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या रहा होगा, तो हम उस पे हम नहीं, मतलब उस पे मैं ये बताना चाहूँगा कि टीचर्स को वैसे जरूरी है कि उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में, उसके बच्चे का पिछला बैकग्राउंड क्या है, कि हो सकता है उसको टीचर्स नहीं मिले हैं, हो सकता है उसके फैमिली बैकग्राउंड उसका कैसा रहा। तो ये मेरे ख्याल से जो रीइंफोर्समेंट स्किल है कि बच्चे को अगर हम शुरू में डांट देंगे तो बच्चा जो है वो क्या आने के लिए हिचकिचाएगा और प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो आगे कभी भी नहीं आ पाएगा। तो रीइंफोर्समेंट स्किल में हम वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, चाहे बाय पैटिंग, जैसे उसकी पीठ थपथपा के, या फिर बाय स्माइलिंग, हम जब वर्बल और नॉन वर्बल की बात करते हैं तो उस बच्चे को हम रीइंफोर्समेंट स्किल की बदौलत हम उस बच्चे को आगे लाते हैं। आपका बोलने का मतलब ये है कि बच्चों को बोलने देना चाहिए, अपनी बात उन्हें रखने का मौका मिलना चाहिए। 2016 से सर आपने कई ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनके पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत थी। आपने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया कि पढ़ाई सबसे बड़ी चुनौती है या फिर हालात? अनिल जी, सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जो हालात है बच्चे के, हम कह सकते हैं कि दो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एजुकेशन को इंटरप्ट करते हैं। एक एंडोजेनस फैक्टर होता है और एक्सोजेनस फैक्टर होता है। एंडोजेनस फैक्टर की बात करते हैं कि जो इंटरनल फैक्टर होता है, स्कूल के बीच का फैक्टर है, स्कूल का जो पैरामीटर्स है, स्कूल का कैंपस के बीच की बात करते हैं। हो सकता है कि स्कूल का एनवायरनमेंट ठीक नहीं, हो सकता है कि बच्चे को स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, टीचर्स की से बच्चा डरता है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से डरता है। एंडोजेनस फैक्टर की बात करते हैं। एक्सोजेनस फैक्टर की बात करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर है। हो सकता है कि बच्चा जो है, उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक है, जो हम प्रोफेशन, जिस चीज़ को हमारा सदियों से चला रहा है, उसी चीज़ को हम कैरी ऑन करेंगे। या फिर जियोग्राफिकल कंडीशन हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि ये फैक्टर्स बच्चे की एजुकेशन को पर बहुत ज़्यादा ये प्रभाव डालते हैं। तो वो ये चीज़ों को, दोनों चीज़ों को हम मद्देनज़र रख करके बच्चे के बैकग्राउंड को जाने और साथ साथ फिर अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से हम बखूबी हम उसको इम्पार्ट करें।